साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको पशु परिचय भर्ती के लिए जो आपका टॉपिक दिया गया है, स्वस्थ पशु की पहचान एवं रोग, इसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू कराएंगे साथियों। ठीक है साथियों, तो पहला अपना एमसीक्यू है, स्वस्थ पशु के लक्षण के संबंध में सही कथन है। यहाँ पे आपको जो स्वस्थ पशु होते हैं उनके क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे उसके बारे में आपको सही बताना है। इसमें 5 कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको क्या क्या के रूप में आपको सही के बारे में चयन करना है। तो पहले कथन पे अपन करते हैं चर्चा। पहला है, पशु के नथुने नम होते हैं। दूसरा, पशु के पेशाब का रंग गहरे पीले रंग का होता है। तीसरा, शरीर का तापमान सामान्य रहता है। चौथा, नाड़ी की गति सामान्य से अधिक या कम हो जाती है। पाँचवा है, पशु के स्वभाव में सामान्यता से भिन्नता नहीं होती। साथियों, दिखने में तो यह बहुत ईजी है, लेकिन जो इसके आपको जब क्या के रूप में आपको बताना है तो आपको थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। तो हम बताते हैं आपको। सबसे पहले है कि पशु के नथुने नम होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है, पशु के पेशाब का रंग गहरे पीले रंग का होता है, ये बात गलत है साथियों। इसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला। कौन सा रंग का होता है? हल्का पीला रंग का होता है। ठीक है। अगला है, शरीर का तापमान सामान्य रहता है, ये बात बिल्कुल सही है साथियों। शरीर का तापमान क्या होगा? बिल्कुल सामान्य होगा। अगला है, नाड़ी की गति सामान्य से अधिक या कम हो जाती है, ये गलत है। नाड़ी की गति सामान्य से अधिक या कम होने का मतलब वह पशु अस्वस्थ है। इससे अगला है, पशु के स्वभाव में सामान्यता से भिन्नता नहीं होती, ये बिल्कुल सही बात है। जो वो सामान्य है तो वो सामान्य ही रहेगा, उसमें भिन्नता आपको नहीं दिखेगी। यदि भिन्नता दिख रही है तो इसका मतलब पशु अस्वस्थ है। तो इसलिए आपका साथियों, इसमें जो आपको आंसर देना है, आपको ग आंसर देना है, अ, स और य। तो आपके सही जो आंसर हुआ, एक तो अ हुआ, नथुने नम होते हैं, स तापमान सामान्य होता है, और यह स्वभाव से सामान्यता से भिन्नता नहीं होती है। अगला चलते हैं साथियों। निम्न पशु के शारीरिक औसत सेल्सियस तापमान को सम्मिलित कीजिए। अब यहाँ आपको ध्यान रखना साथियों, शारीरिक तापमान की बात कर रहा, कौन सी? औसत सेल्सियस तापमान की। किसकी? औसत सेल्सियस तापमान की। तो इस प्रकार का जब आपके पास एमसीक्यू आएगा तो यहाँ पे इसमें साथियों आपको यहाँ पशु दिए गए हैं, जैसे गाय, भेड़, घोड़ा, सूअर। यहाँ औसत तापमान अलग अलग दिया गया है और ये क ख ग के रूप में आपको इसको मैच करना है। तो इस प्रकार के एमसीक्यू में आपको क्या करना साथियों, सबसे पहले है, गाय और भैंस का कितना शारीरिक औसत सेल्सियस तापमान होगा? तो गाय और भैंस का होता है साथियों 38.5 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना? 38.5 डिग्री। भेड़ में साथियों होता है 39.0 डिग्री सेल्सियस। कितना? 39.0 डिग्री सेल्सियस। घोड़ा जो होता है साथियों, घोड़े में होता है 38.0 डिग्री सेल्सियस। और सूअर में होता है साथियों 39.5 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार साथियों, इसमें जो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा, ग आएगा 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1 और 2। ठीक है। अगला है, निम्न पशु के नाड़ी की गति से तापमान जिन धमनियों से मापा जाता है उसको सम्मिलित कीजिए। साथियों, इस एमसीक्यू को आप नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट के रूप में इसको नोट कर लीजिए साथियों। अब ये पूछ के आ रहा है साथियों, ये पशु की जो नाड़ी की गति होती है उससे तापमान मापने की जो धमनियाँ होती है वो किससे मापी जाती है? यहाँ पशु दे दिया गया और नाड़ी की गति की ये धमनियाँ दी गई है और इस प्रकार से आपको इसको मैच करना है। तो चलते हैं, पहला है गाय और भैंस के बारे में। तो साथियों, गाय और भैंस की जो नाड़ी की गति की धमनी, जो इसका तापमान नापोगे तो किससे नापोगे? मध्य ऑक्सीजन धमनी से इसका तापमान नापा जाएगा। ठीक है। अगला है, भेड़ और बकरी में। भेड़ बकरी में साथियों फेमोरल धमनी होती है, उससे मापते हैं। इससे अगला है घोड़ा। घोड़े में साथियों फेशियल धमनी काम में लेते हैं। और सूअर में साथियों कोई धमनी फिक्स काम में नहीं आती, इसलिए इसका मापन कैसे करेंगे? संपीड़नीयता अवधि से, उसकी संख्या से और गुणों से इसका माप करेंगे। इसलिए साथियों, इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा, ग आंसर आएगा 1, 4, 2 और 3। ठीक है साथियों, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं वापस बता देता हूँ। गाय भैंस में आप शारीरिक तापमान नाड़ी से मध्य ऑक्सीजन धमनी से, भेड़ बकरी में फेमोरल धमनी से,
घोड़े में फेरियल धमनी से और सूअर में संपीड़ित अवधि संख्या और गुणों से मापोगे। अगला साथियों, गाय और भैंस का औसत सेल्सियम और फ़ारेनहाइट शारीरिक तापमान, दोनों चीज़ें सेल्सियम और फ़ारेनहाइट शारीरिक तापमान आपको बताना है। इस प्रकार के आपका अलग अलग ऑप्शन है दिए गए हैं इसमें साथियों। तो इसमें डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसमें ए आंसर आएगा 38.5 डिग्री सेल्सियम और 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको होगा। साथियों ऑप्शन आप देखोगे तो देखो इसमें भी 38.5, इसमें 38, ठीक 39 इस प्रकार आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, लेकिन आपको इसको याद रखना है, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए साथियों आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे वर्षिका एकेडमी ऐप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए। अगला एमसीक्यू है साथियों अपना, निम्न पशु की प्रति मिनट नाड़ी की गति को सम्मिलित कीजिए। यहाँ अब हम बात कर रहे हैं नाड़ी की गति, जो कि किस में नापी जाती है, प्रति मिनट में। अब प्रति मिनट में जो नाड़ी की गति नापी जाएगी उसमें इस प्रकार के एमसीक्यू में आपको मैच करना साथियों। तो मैं बता देता हूँ। गाय के अंदर साथियों होता है 40 से 50 प्रति मिनट नापी जाएगी नाड़ी की गति। भेड़ की बात करते हैं अपन तो साथियों भेड़ के अंदर है 70 से 80 प्रति मिनट की गति से नापी जाएगी। और घोड़े में साथियों होती है 32 से 40 और भैंस में होती है 40 से 45, ठीक है। तो इसमें साथियों आपको आंसर देना है, क्या आंसर देना है, 2, 1, 4 और 3, ठीक है साथियों, नोट कर लेना इसको आप। अगला है साथियों, आजकल आरएसएम भी दोनों पैटर्न पे चल रही है। एक तो मैचिंग वाले पे, क्योंकि अभी आपको वो पता ही है पशु पेशी भर्ती में 17 लाख स्टूडेंट बैठे हैं, तो उनकी छटनी करने के लिए इस प्रकार के एमसीक्यू बनाएंगे उसको। तो अब कथन और निष्कर्ष का भी हमने एमसीक्यू बनाया, तो वो देखिए। पहला है, छूत से फैलने वाले सभी रोग संक्रामक होते हैं। अब ध्यान रखो साथियों, ऐसे एमसीक्यू में क्या होता है, जब भी कथन निष्कर्ष में होता है तो पहला शब्द और लास्ट शब्द इन दो पे आपको अंडरलाइन करना होता है, तभी आप ये समझ सकते हो कि ये कहना क्या चाह रहा है। पहली बात कर रहा है, छूत की बात कर रहा है, क्या, छूत से फैलने वाले सभी रोग संक्रामक होते हैं। अगली बात क्या कर रहा है कि सभी संक्रामक रोग छूत से फैलने वाले नहीं होते हैं। एक तरफ कह रहा होते हैं, एक तरफ कह रहा नहीं होते हैं, ठीक है। तो निष्कर्ष है, कथन 1 व 2 सही है, कथन 1 सही है, कथन 1 व 2 सही नहीं है, या कथन 2 सही है। साथ ही इसको आप एक इम्पोर्टेंट के रूप में नोट कर लीजिए, हो सकता है ये एमसीक्यू आपको आ जाए। तो इसमें साथियों आंसर आएगा कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। यहाँ पे क्या, छूत से फैलने वाले सभी रोग संक्रामक होते हैं। कोई भी जो छूत की बीमारी होती है तो वो उससे फैलने वाले रोग संक्रामक होंगे, लेकिन सभी संक्रामक रोग छूत से फैलने वाले नहीं होते हैं, ठीक है। किसी को जो उनको छूने से, हाथ से फैलने से ऐसा नहीं होता है ये बात। ये तो इसका मतलब ये दोनों कथन सही है। अगला है, साइनाइड, कीटोसिस, चर्म रोग निम्न में से किस रोग के उदाहरण हैं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, साइनाइड, कीटोसिस और चर्म रोग किस रोग के उदाहरण हैं। इनको संक्रामक रोग कहा जाएगा, संसर्ग रोग कहा जाएगा, चीरकालीन रोग कहा जाएगा, या उग्र रोग। तो साथियों इसमें आपका आंसर आएगा ये सब क्या होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं। चर्म रोग से तो आपने पकड़ लिया होगा कि ये संक्रामक हो गए फैलने वाले, लेकिन अगर हो सकता है ऑप्शन में केवल 2 ही नाम आ जाए, साइनाइड और कीटोसिस, इसलिए आप इन तीनों को याद रखना। साइनाइड, कीटोसिस, चर्म रोग ये क्या होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं। अगला है साथियों, हार्निया, थनैला, फोड़ा रोग के उदाहरण निम्न में से पशु रोग के कौन से वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। अब ये साथियों ये 3 रोग के उदाहरण दिए गए, हार्निया, थनैला और फोड़ा रोग। इसको आपको बताना ये कौन से वर्ग में वर्गीकृत किए गए हैं। तो ये विभाजन के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं, प्रकोप अवधि के आधार पर किए गए हैं, रोग से पीड़ित अंगों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया, या रोग के आरंभ होने के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें साथियों आपको सही आंसर देना, रोग से पीड़ित अंगों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। 9वां सर कथन निष्कर्ष है, ध्यान रखना जब भी कथन निष्कर्ष आए तो पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट ही इम्पोर्टेंट होता है। पहला है, एक समय में, यहाँ बात कर रहे हैं एक समय में
पशु के एक खास भाग को प्रभावित करे उसे क्या कहा जाएगा? साधारण रोग कहेंगे। दूसरा, पशु के विभिन्न भागों तथा कभी कभी पूर्ण शरीर को प्रभावित करे उसको स्थानीय रोग कहेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बोला जा रहा है ये बिल्कुल सही है या नहीं है। तो निष्कर्ष आपको ABCD में दिया गया, इस प्रकार से आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, ये दोनों ही साथियों क्या है? सही नहीं है, ये दोनों ही कथन गलत है। होता क्या है साथियों, जब एक समय में पशु के एक खास भाग को प्रभावित करे तो उसे कहा जाता है स्थानीय रोग कहा जाएगा। जब पशु के विभिन्न भागों तथा कभी कभी पूर्ण शरीर को प्रभावित करे तो उसे कहा जाता है साधारण रोग। ठीक है, इस काम ये गलत है। ठीक है, इसमें सही आंसर आएगा आपका, क्या आएगा? स। ये भी साथियों एक इम्पोर्टेंट MCQ है। अगला है, निम्न पशु को रोग से पीड़ित अंगों के आधार पर विशेषता को सम्मिलित कीजिए। इसको भी साथियों आप एक इम्पोर्टेंट के रूप में नोट कर सकते हैं। यहाँ कह क्या रहा है, ये कुछ पशु के रोग बताए गए हैं। ठीक है, उन रोग को आपको के जो अंग होते हैं उनकी विशेषता के आधार पर, कौन से रोग से पीड़ित अंगों के आधार पर जो रोगों का वर्गीकरण किया गया है उसके आधार पर उनको विशेषता बतानी है। तो पहला है, अचानक आक्रमण और लक्षण प्रकट ना हो। ठीक है, अचानक आक्रमण हो शरीर के ऊपर, किसी पशु के ऊपर, और उसके लक्षण भी प्रकट ना हो तो उसे क्या कहा जाएगा? उग्र रोग, उपरोग, चिरकालीन रोग, अति उग्र रोग। दूसरा, अचानक तेज भी हो और थोड़ी देर में समाप्त हो जाए, ऐसा रोग जो अचानक आया हो और थोड़ी देर में अपना आप समाप्त हो जाए। तीसरा, अचानक तेज अधिक लंबी तक रहे, कहने का मतलब जो अचानक आया है और वो अब लंबी अवधि तक चलेगा। फिर अगला है, धीरे धीरे आने वाला और लंबे समय तक चलने वाला, अर्थात कोई बीमारी ऐसी है पशु के जो बहुत धीरे धीरे दिख रही है आपको, लेकिन वो चिरकालीन लंबे समय तक चलने वाली है। तो उसमें आपको इसमें से मैच करना, उग्र रोग होगा, उपरोग होगा, चिरकालीन रोग होगा या अति उग्र रोग होगा। इस प्रकार का जब MCQ आएगा साथियों आपको, तो अचानक आक्रमण भी करेगा और लक्षण भी प्रकट न हो तो इसे कहा जाता है साथियों अति उग्र रोग। क्या कहा जाएगा? अति उग्र रोग कहा जाएगा। दूसरा, अचानक तेज भी हो और थोड़ी देर में ही समाप्त हो जाता है, थोड़ी देर में ही समाप्त हो जाएगा, इससे कहेंगे केवल उग्र रोग कहेंगे। क्या? उग्र रोग। तीसरा, अचानक तेज में अधिक लंबी अवधि तक रहता हो उसे कहा जाता है साथियों उप उग्र रोग। और धीरे धीरे चलने वाला लंबे समय तक था चिरकालीन, तो इसको चिरकालीन रोग कहेंगे। ये तीसरा हो गया। तो इसमें साथियों आपका जो आंसर होगा, गया आंसर होगा 4, 1, 2 और 3। अगला है साथियों, पशु में होने वाली बीमारी को वर्गीकृत के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? पशु की जो बीमारी होती है उसका वर्गीकरण किया गया रोगों का, उनके कितने भाग होते हैं। तो इस प्रकार का इसको भी साथियों आप नोट कर लीजिए इम्पोर्टेंट के रूप में। तो जैसे कारक के आधार पर, पीड़ित अंगों के आधार पर, रोग प्रकोप एवं अवधि के आधार पर, रोग विभाजन के आधार पर, रोग आरंभ के आधार पर। तो अपन सीधे आंसर में चलते हैं। इसमें साथियों आपका आंसर जो होगा, सबसे पहले कारक के आधार पर, किसके? रोग का वर्गीकरण किया गया कारक के आधार पर। तो यह है कितने भागों में बांटा गया है? तो इसमें आपको बताना साथियों 3 भागों में बांटा गया। ठीक, इसके भी कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। दूसरा है पीड़ित अंगों के आधार पर, इसको साथियों पीड़ित अंगों के आधार पर बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। तीसरा, रोग प्रकोप एवं अवधि के आधार पर, रोग का जो प्रकोप होता है उसकी अवधि के आधार पर बांटा गया साथियों 4 भागों में बांटा गया है। रोग विभाजन के आधार पर साथियों आप करते हैं रोग विभाजन के आधार पर, तो इसको बांटा गया 6 भागों में। अब लास्ट है रोग आरंभ के आधार पर, इसको बांटा गया 3 भागों में। तो इसमें साथियों आपका जो आंसर आएगा वह आएगा साथियों, क्या आंसर आएगा? 3, 4, 1, 2 और 5। तो अगला है पशु को रोग से पीड़ित अंगों के आधार पर विशेषता को सम्मिलित कीजिए। ये पशु के जो रोग होते हैं
पीड़ित अंगों के आधार पर जो बांटा गया, वर्गीकरण किया गया, उसकी कुछ विशेषता बताई गई है, उसके बारे में आपको बताना। पहला है एक साथ बड़े पशु में फैलना व लक्षण दिखाई देना, अर्थात ऐसा रोग जो कि बड़े पशुओं के अंदर फैले, छोटे पशु की बात नहीं कर रहा, ये बड़े पशु में फैलेगा और उसके लक्षण भी आपको दिखाई देंगे, उसे क्या कहा जाएगा? कुछ विशेष नस्लों में दिखेंगे और जाति में भी होगा, या तो नस्ल में दिखेंगे अथवा जाति में होगा। विदेशी नस्ल के साथ देश में आ गया हो, ऐसा रोग कौन सा होगा? जो ऐसा रोग जो कभी कभी दिखाई देने वाला हो, तो इसको आपको इस प्रकार से मैच करना साथियों। तो इसमें देखो, तो पहला है एक साथ बड़े पशु में फैलता है और लक्षण भी दिखाई देते हैं, इसको कहा जाता है साथियों एपिजूटिक। क्या कहा जाता है? एपिजूटिक। जब भी आपसे इसको पहले तो साथियों आप इसको एक इम्पोर्टेंट के रूप में नोट कर लें, ठीक है। अब चलते हैं अपन, जब भी पूछा जाए बड़े पशु में फैलने वाला लक्षण दिखाई देता है तो आपको बताना एपिजूटिक कहते हैं इसको। दूसरा है कुछ विशेष नस्लों अथवा जाति में होता हो, तो इसमें साथियों आपको बताना है, इसे कहते हैं एंजूटिक। क्या कहा जाता है? एंजूटिक। तीसरा विदेशी नस्ल के साथ देश में आया हो, विदेशी नस्ल के साथ देश में आया हो, इसे कहते हैं साथियों एक्जोटिक। और कभी कभी दिखाई देने वाला रोग, इसको कहते हैं स्पेरेडिक। ठीक, स्पेरेडिक का कहा जाता है साथियों। इस प्रकार से जब आए तो एक साथ बड़े पशु में फैलने वाले को कहा जाएगा एपिजूटिक, कुछ विशेष नस्लों अथवा जाति में होगा एंजूटिक, विदेशी नस्ल के साथ अपने देश में आए हो उसे कहा जाता है एक्जोटिक, कभी कभी दिखाई देने वाला रोग इस पर रेडिक कहलाता है। तो इसलिए साथियों इसमें आपका आंसर आएगा, गह आंसर आएगा और 1, 2 और 3। साथियों इस टॉपिक के करीब हमने 150-200 से ज़्यादा MCQ तैयार किए हैं, जो आपको उसमें प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे। अधिक टॉपिक वाइज हमने 200, 300 MCQ तैयार किए हैं, जो कि आपको प्ले स्टोर पर वर्षिका एकेडमी में मिल जाएंगे। अगला है पशु के सामान्य व्याधि की विशेषता को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, इस जो सामान्य व्याधि अथवा रोग होता है उसको सम्मिलित कीजिए। अब कुछ इसको भी साथियों आप इम्पोर्टेंट के रूप में नोट कर सकते हैं, जैसे कि जब पशु का घाव तारबंदी से या रगड़ खाने से या झाड़ियों से हो जाए तो उसे कौन सा घाव कहा जाएगा? उसको क्या कहा जाएगा रोग को? जैसे ओपन वाउंड, पुराना वाउंड, ब्रांड या अब्रेशन। ठीक है। दूसरा तेज़ धारदार या नुकीली औजार से घाव हो। तीसरा है जब घाव में मवाद पड़ जाए। चौथा आग लगने या गर्म पानी से घाव हो जाए। तो इसमें साथियों आपको आंसर देना है, सबसे पहले तो देना है जब घाव तारबंदी, रगड़ या झाड़ियों से हो तो उसे कहता अब्रेशन करना, उसे क्या कहा जाएगा? अब्रेशन। जब तेज़ धार या नुकीली औजारों से घाव हो जाता है, तेज़ धार या नुकीली औजारों से घाव हो गया तो उसे कहते हैं ओपन वाउंड कहते हैं। क्या? ओपन वाउंड मतलब खुला घाव। जब घाव में मवाद पड़ जाती है तो उसे साथियों क्या कहा जाएगा? पुराना वाउंड। अर्थात क्या हुआ? पुराना वाउंड को क्या कहोगे? आपको ओल्ड घाव भी कह सकते हो, जो पुराने घाव होते हैं वो कह सकते हो आप। अगला है जब आग लग जाती है, गर्म पानी से घाव हो जाता है तो वो ब्रह्म कहलाएगा अर्थात जल गया हो। तो इसमें साथियों आपका आंसर घ आएगा 4, 1, 2 और 3। पशु के डिसेंट्री, ध्यान रखना, ये सब सबसे पहले लिया हमने कि हो सकता है ये MCQ केवल ये पूछा जाए कि पशु के डिसेंट्री होने पर दी जाने वाली औषधि के संबंध में सम्मिलित कीजिए। जब डिसेंट्री रोग हो जाता है तो डिसेंट्री रोग को साथ ही खूनी दस्त भी कहते हैं, खूनी पेचिश भी कहते हैं, लाल पेचिश रोग भी कहते हैं। तो जब ऐसा रोग हो जाता है तो औषधि के समूहों को मैच करना होता है साथियों। तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट के रूप में पहले नोट कर लें साथियों। तो इसमें पूछा गया है कि जब इस प्रकार के खूनी पेचिश, लाल पेचिश, खूनी दस्त संबंधित ये डिसेंट्री रोग हो जाता है तो उसमें कौन सी औषधि देनी चाहिए। इसमें कुछ औषधि दी गई है तो उसको आपको मैच करना है। जब पशु क्या है, गोबर कम और आम अधिक हो, जब पशु गोबर तो कम कर रहा हो और आम अधिक हो जाती है तब इनमें से कौन सी दवाई दी जाएगी। जब पेट में गड़गड़ाहट की आवाज़ आए, मल के साथ आम व खून निकलने लग जाए तब कौन सी दवा दी जाएगी। जब काले कटे में आम युक्त कोलतार दस्त लग जाए तब कौन सी दवाई दी जाएगी पशु को, उनको।
जब गाय खून का भाग कम और पेट में मरोड़े अधिक हो तब कौन से दिए जाएंगी दवाई। तो इसमें अब हम चलते हैं साथियों। इसमें साथियों जब गोबर तो कम करे पशु और आम अधिक करे तो आपको इसके अंदर देना है दवाई नक्सवोम 30। क्या देना? नक्सवोम 30 की दवाई देना है। दूसरा है जब पेट में गड़गड़ाहट होती है और मल के साथ आम व खून निकलते हैं तब साथियों आपको दवाई देनी है आपको ये दवाई देनी है साथियों एलोस 30। कौन सी देनी है? एलोस 30। तीसरा जब काले कटमेले और आम युक्त कोलदार दस्त लग जाते हैं तब आपको साथियों इसमें जो दवाई देनी है वो देनी है मर्क्यूरिस्कार 200 देनी है। मर्क्यूरिस्कार 200 देनी है। जब खून का भाग कम और पेट के मरोड़े अधिक हो जाते हैं तब साथियों आपको देना है मर्कसोल 200 देना है। तो इस प्रकार का जब एमसीक्यू आएगा तो सबसे पहले गोबर जब कम है और आम अधिक हो तो आपको देना नक्सवोम 30 दोगे। जब पेट में गड़गड़ाहट और मल के साथ आम व खून निकलता है तो आपको देना है एलोस 30। जब काले कटमेले आम युक्त कोलदार दस्त लग जाते हैं पशु को तब आपको देना है मर्क्यूरिस्कार 200 देना है। जब खून का भाग कम पेट में मरोड़े अधिक हो तो मर्कसोल 200 आपको दवाई देनी है। तो इसमें साथियों आपका आंसर जो आएगा ग आएगा 3, 4, 1 और 2। अगला है साथियों जब पशु के पेट में गैस बनने लग जाए जिसके कारण बाईं कोख अधिक दाई कम फूले तो ऐसे रोग को कहा जाता है टिम्पनिट्स। इसको भी साथियों एक बार आप इम्पोर्टेंट के रूप में नोट कर लीजिए साथियों, ठीक है। तो यहाँ बात कर रहे हैं जब गैस बढ़ जाती है पशु के पेट में और बाईं कोख से अधिक दाई कम फूले तो ऐसे रोग को कहा जाएगा टिम्पनिट्स, डिसेंट्री, कॉन्स्टिपेशंस या डायरिया। तो इसमें साथियों आपको आंसर देना है आंसर देना टिम्पनिट्स कहा जाएगा, ठीक है साथियों। अगला है मिर्गी व हीमोफीलिया रोग निम्न में से किस रोग का उदाहरण है। अब ये जो मिर्गी रोग होती है और हीमोफीलिया रोग होता है वह निम्न में से किस रोग का उदाहरण है? पैतक रोग का उदाहरण है, जन्मजात रोग का उदाहरण है, अर्जित रोग का उदाहरण है या विकिरण रोग का उदाहरण है। तो इसमें साथियों इसमें आपका आंसर आएगा ये मिर्गी और हीमोफीलिया रोग ऐसे होते हैं जो कि जन्मजात होते हैं। अगला एमसीक्यू है यंत्र तांत्रिक रोग कैसे होते हैं। ये भी साथियों एक बार आप इम्पोर्टेंट में नोट कर लेना। यंत्र तांत्रिक रोग कैसे होते हैं? जो कभी कभी पशु में दिखाई देते हैं, जो एक साथ बड़े क्षेत्र के रूप में फैलते हैं, कुछ विशेष नस्लों अथवा जातियों पर फैलते हैं, ये एक राष्ट्र के जन्मजात रोग होते हैं। तो साथियों इसमें आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आंसर आएगा जो कभी कभी पशुओं में दिखाई देते हैं उसे यंत्र तांत्रिक रोग भी कहते हैं, ठीक है। अगला है चपाचे जन्य रोग, एलर्जिक रोग, विषाक्त रोग निम्न में से कौन से वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। ये रोग दिए गए हैं चपाचे, एलर्जी और विषाक्त रोग। तो ये रोग के कौन से वर्ग में वर्गीकृत किया गया इसको बताना है आपको। जैसे रोग विभाजन में, रोग आरंभ में, रोग प्रकोप एवं अवधि में या रोग के कारक के रूप में। तो आपको आंसर देना साथियों देना है रोग के कारक के रूप में साथियों इसको विभाजित किया गया है। और अधिक जानकारी के लिए आप प्ले स्टोर से वर्षिका एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं साथियों।